गन्ना सरकार को क्या आम आदमी को ही मालूम है? सरकार से या जो भी पार्टी है शासन में या विपक्ष में, उससे पूछ लीजिए कि आप टिकट किस आधार, सभा का जो आप टिकट वितरण करते थे, विधानसभा में जो टिकट देते थे, वो जाति के तो गन्ना के आधार पर अगर कर भी सकते हैं तो 32 साल से आप हैं, तो इनकी हकमारी किसने की? ये तो सबसे बेहतर आपको या तो मालूम होगा और या तो आप ही ने किया। नमस्कार, जर्नलिस्ट सौरभ देख रहे हैं आप, और अभी हम सीतामढ़ी में मौजूद है। हालांकि हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो अलग अलग जिले से आए हैं। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में तमाम ऐसी मुद्दाएं हैं जिन पे चर्चा करना लाजमी होता है। तो हमारे साथ सुरेश सिंह जी हैं, अध्यक्ष है किसान सेल जनसुराज के, सारण से आए हैं सर। बगल में नवनीत जी हैं जो कि जिला कार्यालय प्रभारी हैं जनसुराज के ही, और बगल में एक और युवा चेहरा हमारे साथ है, कुमार शिवम है, अध्यक्ष ही आए हैं। तो तीनों लोग सारण जिले से आए हैं सीतामढ़ी में। उन पे भी बातचीत करेंगे कि आखिर सीतामढ़ी क्यों आए हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। सबसे पहले सर से बातचीत करेंगे, किसान सेल से जुड़े हुए हैं तो किसान वाली मुद्दों पे तो बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, सीतामढ़ी में आपका बहुत स्वागत है और हमारे चैनल में भी बहुत। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है। मैं सारण जिला किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं आज प्रशांत किशोर जी के स्वागत में यहाँ आया हुआ हूँ। अच्छा। साथ ही जो मैं किसान सेल से जुड़ा हुआ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार प्रथम कृषि रोड मैप का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव दादा से 2008 में कराए थे, जिसका अवधि था 2012 तक। उसके बाद दूसरा जब कृषि रोड मैप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया, उसका अवधि था 2012 से 2017 तक। और तीसरा कृषि रोड मैप जो जारी हुआ है बिहार सरकार द्वारा, वह 2017 से 2022 यानी 23 तक। बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए जो कृषि चौथा रोड मैप शुभारंभ किया जाएगा, तो बिहार सरकार द्वारा इस पर अरबों अरबों रुपया खर्चा हुआ है। लेकिन और कहा जा रहा है कि किसानों की इसकी दशा और दिशा बदलने वाली है, लेकिन आज तक जो किसान की पहली दशा थी उससे बदतर हो रही है। हर क्षेत्र में हो, चाहे वो खाद बीज की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, चाहे जो भी सरकार का जो घोषणा है वह केवल कागज में रह जाता है और अफसरों द्वारा, उसके कर्मचारियों द्वारा वह ऑफिस में ही उलझ कर रह जाता है। उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है और सरकारों का अरबों अरबों रुपया इस पर पानी की तरह भरा है, जिसका लाभ लगातार आपने गिनाया कि 2012 से, मतलब ये 8 से शुरू हुआ, ये चौथा है। तो हर बार बस जारी करने से क्या फायदा है जब किसान का कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है? वह सरकार का वाहवाही लेना है, चुनाव आ रहा है, सरकार को ऐसी किसान को गुमराह करना है। आज देख लीजिए बिहार का जो दशा है, इतना सरकार कह रही है, पहले एनडीए की सरकार थी, उसके बाद अब महागठबंधन की सरकार चल रही है कि हम यह काम किए, वह काम किए, इस क्षेत्र में किए, तो काम किए। तो आज बिहार की स्थिति गरीबी रेखा से देखिए कितना पौधान पर नीचे चला गया, शिक्षा के क्षेत्र में कितना नीचे चला गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने पीछे चला जा रहा है। आपका काम कहां दिखाई दे रहा है? आप तो केवल जाति में उलझ गए हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो बिहार के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और यहाँ की जनता की खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 में घोषणा किया गया था कि कृषि से ऐसा एक हम कार्यक्रम देंगे जिससे किसानों की दोगुनी 2024 में आय दोगुनी होने वाली है जी। लेकिन आज देख लीजिए किसान की वही स्थिति है। आज डीएपी का दाम है 25-26 रुपए और गेहूं चावल का क्या दाम है? उनको तो उपजाते हैं अपना फसल, उनको सही दाम नहीं मिल पाता है, तो क्या ही उम्मीद करें? 2-3 कारण है। लागत अधिक हो रहा है और जो समर्थन मूल्य है वह किसानों को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है, बिहार में जो किसानों के लिए प्लेटफार्म नहीं है, जो अपना सरकारी व्यवस्था नहीं है कि जो अपना उपजा हुआ जो उत्पादन है उसको ले जाकर बेचे। पहले बाजार समितियों में किसान के लिए प्लेटफार्म हुआ करता था, जो भी किसान अपना उत्पादन करते थे, गेहूं चावल मक्की जो भी होता था, वहां ले जाकर उचित मूल्य पर वहां बेचते थे। 2004-05 में वह व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई। कृषि उत्पादन बाजार समिति को विघटन कर दिया गया। सरकार को कुछ नहीं लाभ हुआ विघटन करने से, लेकिन किसानों को
जो एक प्लेटफॉर्म था अपना उत्पादन का बेचने का, वह समाप्त कर दिया गया। आखिर किसान जाए तो क्या, मजबूरन वह बिचौलियों को औने पौने भाव में बेच रहा है, और वो क्या करे, उसको लागत है फिर दोबारा कृषि में लगाना है। तो यह सरकार की घोषणाएं केवल है, किसान को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। आज के जो परिस्थिति चल रही है, चाहे वह बिहार हो चाहे देश में, केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ की सरकारें हैं जो जातीय गणना में और जातीय एथी में फंसाने के काम कर रही है जनता को, और जो देश की जनता है वह धर्म के नाम पर लोगों को गड़बड़ा रही, एथी कर रही है, गुमराह कर रही है। जबकि मुख्य मुद्दा है कि आप 15 साल से शासन कर रहे हैं, आप 10 साल से शासन कर रहे हैं, आपको यह जनता को बताना चाहिए कि हमने काम क्या किया और अगला काम क्या करेंगे आपके लिए। इस पर कोई बहस नहीं हो रही है, न केंद्र सरकार कर रही है न बिहार सरकार कर रही है। यह एक दूसरे गुमराह करने का, चाहे टीवी हो, जो भी माध्यम हो, जनता को धर्म, मंदिर, फलान ढकान, जातीय गणना, इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है। तो बिहार में क्या लगता है, इसकी आवश्यकता थी? 500 करोड़ रुपए खर्च करने की उस पर आवश्यकता थी जातीय जनगणना पे? जातीय गणना की नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार की केवल यह कराने का मुख्य उद्देश्य था कि कुर्सी हमारा कैसे से सरकार को गन्ना, सरकार को क्या आम आदमी को ही मालूम है? सरकार से या जो भी पार्टी है शासन में या विपक्ष में, उससे पूछ लीजिए कि आप टिकट किस आधार पे देते थे। लोकसभा का जो आप टिकट वितरण करते थे, विधानसभा में जो टिकट देते थे, वो जाति के तो गन्ना के आधार पे करते थे। तो आपके पास तो गन्ना था ही, इसमें नया क्या हुआ? अगर किसी क्षेत्र में 14% यादव है, 20% राजपूत है, 15% मुसलमान है, उसी हिसाब से वहां टिकट वितरण होता था। कौन नहीं जानता है किस क्षेत्र में मुसलमान की संख्या ज्यादा है, कौन नहीं जानता है किस क्षेत्र में राजपूत की संख्या ज्यादा है। तो गणना से कुछ नया तो हुआ नहीं। दूसरी बात, आपने इतना खर्चा कर दिया, अब उसका कोई ऑफिशियल मान्यता है नहीं, उस बुनियाद पे आप किसी चीज को लागू भी नहीं कर सकते हैं। और अगर कर भी सकते हैं तो 32 साल से आप हैं, तो इनकी हकमारी किसने की? ये तो सबसे बेहतर आपको या तो मालूम होगा, और या तो आप ही ने किया होगा। तो जातीय गणना की जो बात है, इसके समय को देखिए। ये चुनाव के पहले 17 साल 15 साल के बाद याद पड़ा, ये तो 90 में हो जाना चाहिए था। अगर इतना, और 90 से आप ही है दोनों लोग। 90 में नहीं हो पाया तो 2005 में हो जाना चाहिए था। 2005 में नहीं हो पाया तो जब दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का वितरण हुआ तब हो जाना चाहिए था। तब भी नहीं हुआ तो मोदी जी के पहले शासन में आपको लगा कि भाजपा आ गई, अब दिक्कत होगी, तब हो जाना चाहिए। इसकी टाइमिंग को आप देखिए, कोई मतलब नहीं बनता है। और मेरे हिसाब से गणना तो आपको मालूम है, इसमें कोई खुश होने वाली और अलग बात नहीं है, सबको मालूम। ये जो 500 करोड़ वाला सवाल है, सबसे बड़ा ये है कि 500 करोड़ आपने कहाँ खर्च किया है? 500 करोड़ तो माननीय उन लोगों को एक्स्ट्रा दिया गया, और शिक्षकों का कितना पूरा सिस्टम का समय हुआ, उसकी खर्च जोड़ ली जाए, उसकी मेहनत कम से कम 5000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। आपको जनगणना जो है, जातीय जो जनगणना तो है ही नहीं, सर्वे जो आपने करवाए, तो इसमें आपके पास तो आपने जो वादा किया जनता से वो भूल गए, वो पूरा किया नहीं। अब जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए जनगणना कराया गया, और इसको उसके बाद मुद्दे को भटकाया गया। उसके बाद राज्यसभा में उनके ही सांसद द्वारा उल्टा बयान दिया कर समाज को बांटने की एथी की गई, ताकि समाज में ध्रुवीकरण की हमारी राजनीति फलीभूत हो सके। इसकी सोची समझी साजिश की गई नेताओं के द्वारा। इस समय बिहार की जनता को जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक हम लोग राजनीति किए हैं, ऐसा नेता या ऐसा भगवान द्वारा जो दिया गया गिफ्ट है बिहार को नहीं मिला है। क्योंकि जिसके मन में केवल बिहार के प्रति सोचना हो, हमारे और आपके प्रति सोचना हो, हमारे और आपके बच्चे के लिए सोचना हो, आज तक ऐसा नेता कोई नहीं हुआ। समझिए कि देश को जैसे गांधी मिले थे, आज बिहार को हमारे प्रशांत जी जो गांधी मिले हैं। जो भी बिहारी इस अभियान को मजबूत करने में जुटा है वह ईमानदारी से करे, नहीं तो आने वाला बिहार के पीढ़ी और अपने आप को और आपके बच्चा माफ नहीं करेगा। क्योंकि यह बहुत ही गोल्डन चांस है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का और इस अभियान को मजबूती देने का,
सारी समस्याओं का निदान होगा इस जन सुराज के अभियान से जुड़ने का। यह अभियान जो है अब महाअभियान में बदल रहा है। बिहार की तस्वीर दिख रही है। जितने भी हम इस आपके चैनल से माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी सेकेंड लाइन के नेता लोग हैं अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, उनको ईमानदारी से निष्ठापूर्वक इस अभियान को सफल करने में और जनता का सुंदर राज्य कायम करने में इस इतिहास में अपना महती भूमिका निर्वहन करना चाहिए। और इतिहास की बिहार की व्यवस्था में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। जैसे बिहार में जाति में लोग उलझे हुए हैं, जब चुनाव आता है तो 500 दारू मुर्गा ये सब दिखता है, तो ऐसे में जन सुराज कैसे जनता तक पहुंच पाएगी या फिर चुनाव में कैसा भूमिका होगा जन सुराज का? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि पिछले 2 अक्टूबर से पीके सर का पदयात्रा चल रहा है जी। बिहार की हर स्थिति पर अपना कर रहे हैं, विभाग से कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, बात को रख रहे हैं। अब मिला जुला कर समझिए कि नौजवान, पढ़े लिखे आदमी, समझदार और अधिकांशतः लोग इनके बातों को फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगला चुनाव में इनके जन अभियान का पदयात्रा से जन सुराज को बहुत लाभ में होने वाला है, क्योंकि अब कोई विकल्प दूसरा नहीं दिखाई दे रहा था बिहार वासियों के लिए। एक गड्ढा था तो एक कुआं था, जाए तो जाए किधर। हम ही लोग वोट दिए हैं किसी न किसी पार्टी को, लेकिन कोई नहीं था। 5 साल के वो नीतीश जी का अच्छा रहा, उसके बाद यह भी कुर्सी के लालच में हमेशा गलत डिसीजन लेते गए और बिहार को पीछे छोड़ते गए। इसलिए हम लोगों के लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था परिवर्तन की जो लाई हमारे नेता पर नेता चले हैं, इसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। यह बिहार के लिए है, हमारे लिए है और आपके लिए है। ऐसा कोई नहीं पार्टी दल है जो कहता है कि आपको हम नेता बनाएंगे, आपके बीच के लोगों को बनाएंगे। दूसरे पार्टियों में है, ऊपर से नेता को थोप दिया जाता है और कहा जाता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इनको वोट दीजिए। बताइए, वो हमारे पास नया आदमी है, उसको कैसे हम पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे? जन सुराज से जो हमारा प्रतिनिधि जाएगा वह समस्याओं से अवगत होगा और हमारे समस्याओं का निदान करने होगा। इसीलिए हम लोग जन सुराज को जिंदाबाद करने के लिए और जय बिहार, जय जय बिहार के लिए हम लोग मजबूत करने के लिए इसमें जुड़े हैं। जातिगत गणना हो रही है, बेरोजगारों की गणना कब होगी बिहार में? बेरोजगारों की गणना तब होगी जब नालायक लोग को सत्ता नहीं मिलेगी। जब नालायक बिना कुछ किए ही सत्ता में बैठ जाएंगे तो बेरोजगारों की गणना क्यों करेंगे? मतलब उसको तो खुद रोजगार नहीं मिलना, तो उसको रोजगार मिल गया तो बेरोजगारों का दर्द समझ ही नहीं सकता है, इसलिए बेरोजगारों की गणना की चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ जी। बेरोजगारों की गणना नहीं होगी क्योंकि उन लोगों को डर है, सत्ता वाले लोगों का, कि जिस दिन गणना हो जाएगी, यह प्रकाशित हो जाएगा, उस दिन हमारी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए वो इस गणना को वो लोग नहीं कराना चाहेंगे, नहीं कराएंगे बेरोजगारी गणना। आप लोग सुनने में आए कि आप लोग आरजेडी से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और ऐसे में फिर बोलिए फिर सर। आप आरजेडी से लंबे समय से, आप आपके परिवार, आपके परिवार से लोग आरजेडी से भी जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में फिर जन सुराज में आने का क्या मकसद है? आरजेडी में क्या कुछ हुआ कि उधर से फिर इधर शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, जन सुराज तो अभी कोई दल नहीं है जी। प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं और बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में क्या अच्छा होना चाहिए, बिहार में क्या खराब है। तो मुझे लगता है आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, इसमें से जो नहीं आ रहे हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई आदमी बिना दल बनाए हुए बिहार के लिए अच्छी बात कर रहा है तो उसके पीछे तो सबको खड़ा होना चाहिए, इसमें कोई दल की बात है नहीं। तो जो लोग इसके साथ नहीं खड़े हैं उनको बिहार के प्रति निष्ठा के ऊपर उनके लिए सवाल है, पहली बात। दूसरी बात है कि आरजेडी में जब हम लोग जुड़े रहे तो किसी एक मकसद से जुड़े हुए थे। जैसे अभी सुरेश जी बता रहे थे कि जदयू में पहले 5 साल में कुछ काम हुआ, तो विकास के साथ ये भी जदयू से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग भी जुड़े हुए थे एक सामाजिक
जो चेतना की बात हो रही थी एक समय में, लेकिन वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गया। आप देखिए, लोकतंत्र का मतलब है कि लोग के एक ऐसा तंत्र जिससे लोग को ताकत मिले, जनता को ताकत मिले। अब ये हो गया है राजतंत्र। अब ये ऐसा तंत्र बन गया है जिसमें राजा के बेटा को या जो कैपेसिटी वाले लोग हैं उन्हीं को मौका है। आपके पास पैसा है तो आप टिकट ले सकते हैं, आपके पिताजी विधायक है तो आप विधायक बन सकते हैं। हम भी राजनीतिक घर से आते हैं, लेकिन हमारा ये इच्छा नहीं रहा है कि सिर्फ किसी टाइटल की वजह से हमें राजनीति मिल जाए। हम अपने संघर्ष को करना चाहते हैं। अगर हमने पढ़ाई लिखाई की है, अपने आप को समझदार समझते हैं, तो किसी अच्छे प्रक्रिया से राजनीति में जाएंगे ना, कि उस प्रक्रिया से हम क्यों शामिल हो, तब तो फिर जीवन में पढ़ाई लिखाई करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जनसुराज भाजपा से जुड़े हुए थे, अचानक आप क्यों जनसुराज की तरफ? जन स्वराज की तरफ कहने का मतलब ये है कि हम बहुत पहले से भाजपा से जुड़े हुए हैं, और भाजपा का हम लोग 2014 में लगभग 33 सीट आया, उसके बाद 39 सीट आया उसके अलायंस के। लेकिन मोदी जी को एक भी समीक्षा बैठक बिहार के लिए करने के लिए समय नहीं मिला, कोई फैक्ट्री नहीं मिला। जिसको 25 सीटें आ रही है, वहाँ 1.5 करोड़ लाख लोगों की कैपेसिटी का नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन रहा है गुजरात में, और वहाँ बुलेट ट्रेन चल रहा है। अब बिहार को जैसा है उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता छोड़ दिए, कोई एथी नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दे के और उलझाते रहे आज तक। इसी कारण मैं बिहार की बात और बिहार के विकसित बनाने के लिए प्रशांत सर के बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ, और उनमें एक दिखा कि ये व्यक्ति बिहार को दिशा और दशा और व्यवस्था को परिवर्तन करके बिहार को खोई हुई विरासत को वापस ला सकता है। इसलिए हम जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग सारण से चल के आए थे, और सर जो बैठे हुए हैं जदयू से पहले जुड़े थे, भाई साहब आरजेडी से जुड़े हुए थे, और ये भाजपा से। तो लगभग तीनों बड़ी पार्टियां जो है कहती है कि बिहार में हमारा दमखम है। सब लोग अपने अपने लड़ाई के लिए, अपने अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से बिहार में अपना दम दिखाती है, तो सब लोग अलग अलग पार्टी से चल के फिर जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों का कहना है कि जनसुराज से लोगों को एक उम्मीद दिखी है, और भविष्य में बिहार के लोगों का इससे भला हो सकता है। देखिए, जो भी बिहार में था वो किसी ना किसी दल से तो जुड़ा ही हुआ था, और अब पूरे बिहार के लोग मिलके एक दल बना रहे हैं। तो सब लोग, अब आपको बहुत अच्छी संख्या में लोग यहाँ दिखाई देंगे, यही अंतर है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप जर्नलिस्ट सौरभ देख रहे थे, धन्यवाद।